नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहले भाषण प्रधानमंत्री का और उसके बाद जवाब प्रियंका गांधी का, दोनों का भाषण सुनना चाहिए। 131वें संविधान संशोधन पर लोकसभा में बहस चल रही है। प्रियंका गांधी का भाषण प्रधानमंत्री मोदी के बाद हुआ, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री की बातों का जवाब देने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गारंटी की बात कर रहे थे वह संशोधन के मसौदे में कहीं नहीं लिखा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण को ढाल बनाया जा रहा है राज्यों का हक छीनने के लिए और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को हक नहीं देने के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इतना बड़ा बदलाव सरकार ला रही है, मगर उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बिल के मसौदे में कुछ भी नहीं लिखा है। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री के भाषणों के कुछ अंशों का जिक्र हम इस वीडियो में आगे करेंगे ही। गृह मंत्री अमित शाह का भी भाषण हो गया है। सभी के भाषणों को एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। अमित शाह ने कहा कि दक्षिण के राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। क्या इससे दक्षिण के राज्य संतुष्ट हो जाएंगे? क्या इससे उत्तर और दक्षिण के बीच जिस अंतर की बात की जा रही है वो अब नहीं होगी? विपक्ष की मांग है कि जिस भी आधार पर अमित शाह या प्रधानमंत्री या दावा कर रहे हैं, बिल के मसौदे में क्यों नहीं लिखा है? कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23।
मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। एक और खतरनाक अभाव है, संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहस में कई बातें पीछे रह जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, राज्यसभा की नहीं? अगर राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, तब फिर विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा? अगर आप राज्यों को अधिक सांसद दे रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद की संख्या भी बढ़ाइए। क्या इसलिए यह गेम है कि राज्यसभा में बहुमत की समस्या ना रहे? अगर वहां कम भी हो जाए सीटों की संख्या, तो सरकार संयुक्त सत्र बुलाकर लोकसभा की संख्या के दम पर बिल पास करा ले। अगर राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो नई सीटों के साथ लोकसभा की सीटों की संख्या राज्यसभा की सीटों की तुलना में पहले से बढ़कर 3.3 गुनी हो जाएंगी। अभी लोकसभा की संख्या राज्यसभा से 2.2 गुनी अधिक है। एक तरह से राज्यसभा का महत्व भी कम हो रहा है। इसका असर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी पड़ेगा। लोकसभा के 0 आवर में सांसदों को समय भी कम मिलेगा। वहां लॉटरी से समय निकाला जाता है। अगर ज्यादा सांसद होंगे और बैठकें कम, तो लॉटरी में नाम निकलने का चांस भी कम होता जाएगा, यानी सांसदों को बोलने का मौका कम मिलेगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों की संख्या 650 है, लेकिन वहां संसद की 150 दिनों तक बैठक होती है। ब्रिटेन में कोई भी बिल आता है, पहले उसे संसद के दोनों सदनों की समितियों में भेजा जाता है। भारत में जितने भी बिल पास होते हैं, उसका 1/5 ही संसदीय समिति के पास जाता है। यही नहीं, भारत में संसद की बैठक साल भर में औसतन 70 दिनों की होती है। यह सब जानकारी PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के MR माधवन ने दी है। उन्होंने द हिंदू में लिखा है, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो मंत्रियों की संख्या 81 से बढ़कर 122 भी हो जाएगी। सांसदों को पेंशन मिलती है तो पेंशन का बजट भी बढ़ेगा। सांसदों की संख्या ज्यादा होगी तो चुनाव के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। लोकसभा में जिस बिल पर चर्चा हो रही है, उसे पेश किए जाने से पहले पब्लिक में कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे बिल पर्याप्त बहस के बाद लाए जाने चाहिए थे, ना कि अचानक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आज उस बिल की कॉपी जला दी जिसे लोकसभा में पेश किया गया और जिस पर बहस शुरू हो गई।
विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए, इसलिए जब सरकार ने पेश किया तब इस पर मतदान कराना पड़ा। सरकार जीत गई मगर उसे 2/3 वोट हासिल नहीं हुआ। जाहिर है सरकार के लिए 2/3 वोट हासिल करना आसान नहीं होगा, उसे विपक्ष का समर्थन चाहिए। मगर विपक्ष का एक मजबूत घटक बिल की कॉपी जला रहा है और तमिलनाडु में इस बिल के खिलाफ डीएमके ने राज्य भर में काले झंडे फहराने का आह्वान किया है। लोकसभा में जो बहस शुरू हुई है देर रात तक चलेगी और 17 अप्रैल की दोपहर 4 बजे इस पर मतदान हो सकता है। संविधान का 131वां संशोधन संसद और विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात करता है। इस पर बहस होनी चाहिए कि महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए क्यों दिया जा रहा है। क्या अच्छा नहीं होता महिला आरक्षण को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाता और मौजूदा 543 सीटों में ही महिला आरक्षण दे दिया जाता। वृंदा करात ने इसे लेकर लिखा है और कई महिला संगठनों ने यही मांग की है। आज के अखबारों को आपने देखा होगा, विपक्ष ने जब हंगामा किया तब सरकार का कोई अधिकारी सूत्र बनकर ज्ञान देने आया कि जो बिल है उसके साथ एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और उसमें साफ साफ लिखा होगा कि किस राज्य के कितने सांसद बढ़ेंगे, पहले के अनुपात में ही बढ़ाए जाएंगे। इससे विपक्ष की चिंता कम हो जाएगी। तो क्या लोकसभा में हंगामे को देखते हुए सरकार ने अचानक यह लाइन ली? इसका मतलब यह है कि बिल पेश करने से पहले सरकार ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया होगा, वरना विपक्ष हंगामा ही क्यों करता। यह भी कहा जा रहा है कि शेड्यूल में डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार साधारण कानून के दम पर सीटों की संख्या में बदलाव कर सकती है, उसकी संवैधानिक मान्यता नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर बताती है कि बिल का मसौदा जारी करने के बाद किस तरह खबरों को मैनेज किया जा रहा था। इन खबरों में यही बताया जा रहा है कि इस समय 543 सांसदों में तमिलनाडु के सांसदों की संख्या 7.2% है, तो सीटें बढ़ने के बाद भी 7.2% ही रहेगी। हर राज्य के सीटों की संख्या 50% बढ़ेगी। द हिंदू में भी पहली खबर सूत्रों के हवाले से यही लिखी गई है, जबकि पूरे अखबार में सरकार के दावे के उलट तमाम विश्लेषण छपे हैं और संपादकीय भी। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। मूल बात है सरकार ऑफ रिकॉर्ड क्यों बात कर रही थी, जो बात कह रही है वह बिल में क्यों नहीं लिख सकती थी। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी गारंटी की बात की, मगर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष की मांग है कि जो भी गारंटी है वो संवैधानिक संशोधन के ड्राफ्ट में लिखा होना चाहिए। क्या अच्छा नहीं होता सरकार बिल में ही लिख देती ताकि उसे व्यक्तिगत गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सबका 50% बढ़ेगा, अगर यही क्राइटेरिया है तो इसे लिखकर देने में क्या दिक्कत थी। निराधार रूप में जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया
किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि बिल में क्यों नहीं लिखा हुआ है। सारा विवाद जबकि इसी को लेकर था कि सीटों की संख्या आबादी के आधार पर बढ़ेगी, पहले के अनुपात से नहीं, तो बहुत भेदभाव हो जाएगा। जिनकी ज्यादा आबादी होगी उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और जिनकी आबादी कम हुई है उनकी सीटें कम हो जाएगी। सरकार की तरफ से कई लोगों ने इसकी गारंटी देने की कोशिश की। विपक्ष इस पर अड़ा रहा कि जो भी कहा जा रहा है ड्राफ्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। भारत के इतिहास का एक बड़ा कानून पास किया जा रहा है और उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत गारंटी क्यों होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और नीयत के आधार पर देश में कानून बनाए जाएंगे? अगर नीयत साफ है तब फिर ड्राफ्ट में यही बात क्यों नहीं है? कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा वे इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में परिसीमन डिलिमिटेशन का जिक्र करेंगे, मगर उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। In his complete speech, we are searching for a word delimitation, which is very much pertinent for this bill. He has never uttered a single word about the delimitation provision on this bill. विपक्ष के सांसद सरकार के वक्ताओं से पूछते रहे कि किस आधार पर आप कह रहे हैं और कहां लिखा है कि सभी राज्यों की सीटें 50% के हिसाब से ही बढ़ेंगी। इसकी संवैधानिक गारंटी कहां दी गई है? The interesting part is 81(2), where the mandate is that the above said seats, the 550 seats mentioned above, shall be allotted to each state in such a manner that the ratio between the number of population of seats and the total seats and the population of the state shall, as far as practicable, be same across the state. This is the provision that operates the 50% argument. विपक्ष आखिरकार संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार ने बिल के ड्राफ्ट में क्यों नहीं लिखा, इसका जवाब नहीं मिला। संविधान के आर्टिकल 81(2)(a) को जस का तस रखा गया है, जो यह कहता है कि सभी राज्यों के लिए सीट और आबादी का अनुपात जहां तक संभव है एक समान रहेगा। विपक्ष की मांग है साफ साफ लिखा होना चाहिए, पहले जिस अनुपात से बढ़ता रहा है उसी अनुपात से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद योगेंद्र यादव ने एक बात लिखी। प्रधानमंत्री के आश्वासन का मतलब यह तो हो सकता है, योगेंद्र कह रहे हैं, कि सरकार इस बार परिसीमन बिल में आनुपातिक वृद्धि को जोड़ दे, लेकिन उसे संवैधानिक संशोधन में ना जोड़े। इसका नतीजा यह होगा कि इस समय जो संवैधानिक गारंटी है वो तो चली जाएगी, कुछ समय के लिए रियायत तो मिल जाएगी, लेकिन भविष्य में जो भी सरकार होगी वह साधारण बहुमत से इसे बदल देगी। सितंबर 2023 में जब महिला आरक्षण का बिल पास हुआ तब अमित शाह ने सदन में 2 गारंटी दी। अब उस गारंटी का कुछ पता नहीं। आप अमित शाह का उस समय का भाषण सुन सकते हैं। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द यह दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होंगी। इस साल अप्रैल में जनगणना शुरू हुई है, फरवरी 2027 तक चलेगी।
1 मार्च को रेफरेंस डेटा जारी हो जाएगा। पूरा डेटा आने में और समय लगेगा। भारत सरकार के कानून मंत्री ने खुद लोकसभा में कहा है 2027 के आखिर में या 2028 के प्रारंभ से पहले जनगणना रिपोर्ट आने के आसार नहीं हैं। 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड के कारण नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 4 साल तक क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमित शाह इसके बारे में सदन में बताएंगे। 2021 के बाद 2026 में जनगणना शुरू की जाती है। क्या यह देरी जानबूझकर की गई है? कई संपादकीय में यह सवाल उठाया गया है। विपक्ष ने कितनी बार मांग की कि जनगणना शुरू की जाए? सरकार को क्या तब भी पता था कि जनगणना में समय लगेगा? फिर अमित शाह ने यह गारंटी 2023 में किस आधार पर दी? अगर दी तो उसका पालन क्यों नहीं किया? इस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई मतलब रह जाता है? हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे, उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 333A में संशोधन का प्रस्ताव है। बिल पेश करने वाले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि 2026 की जनगणना का रिजल्ट आने में समय लगेगा। यही बात विपक्ष और तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसका मतलब है विपक्ष ने मुद्दों को सही तरीके से समझा कि सरकार 2011 की जनगणना के हिसाब से ही परिसीमन करना चाहती है और इसके लिए संविधान में जो लिखा है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा, सीटों की संख्या तब जाकर बढ़ेगी। इसे बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? विपक्ष के सांसद बिल्कुल सही सवाल पूछते हुए साबित हुए। अगर सरकार को 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करना था, तब 2024 में सरकार में आने के बाद इसे तुरंत क्यों नहीं किया गया? 2 साल का इंतजार क्यों किया गया? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अमित शाह के पुराने भाषण को याद किया और कहा कि अब ऐसा क्या हो गया कि आपने जनगणना पूरी होने का इंतजार ही नहीं किया। स्वयं 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा। और आज भी ये कह रहे हैं कि परिसीमन का जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या शुरुआत हो गई, घरों की संख्या कितनी है शुरुआत हो गई और फिर व्यक्तिगत जनगणना उसकी शुरुआत होगी। तो क्यों आपने ही बिल में कह रहे हैं कि अगला जनगणना, अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा, तो इसका हम क्या समझे? जनगणना और सीटों की संख्या वाले हिस्से को ठीक से समझने की जरूरत है। 1973 में 31वां संशोधन कर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि 1971 की जनगणना के बाद पाया गया कि कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है। तब लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 की गई। इस हिस्से को और ध्यान से सुनिए, क्योंकि किस साल की जनगणना होगी और लोकसभा की सीटों के बढ़ने का अनुपात क्या होगा, इसी को लेकर गंभीर विवाद है। 1976 में 42वां संशोधन कर सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी गई। 2001 में वाजपेयी सरकार ने 84वां संशोधन किया और 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का फैसला किया। लेकिन ध्यान रहे, तब सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया।
2003 में 87वां संशोधन किया गया और कहा गया कि परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा और इसी में सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। कहा गया कि 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके अनुसार सीटों का बंटवारा होगा। अगर सही समय पर जनगणना होती यानी 2021 में होती तो उसके बाद 2031 में जो जनगणना होती उसके आधार पर सीटों का आवंटन होता। सरकार ने जो देरी की यानी 2021 में सेंसस नहीं किया, उससे लगता है कि इस तरह से सरकार ने अपनी पसंद की टाइमलाइन चुन ली या उसे पता होगा कि ये वाला काम कब करना है। द हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है कि 2026-27 के आधार पर परिसीमन सरकार करवाती तो 2029 तक परिसीमन का काम ही पूरा नहीं होता, क्योंकि इसमें समय लगता है। इसलिए 2011 की जनगणना का चुनाव किया जा रहा है और सरकार जल्दी में पास कराना चाहती है। परिसीमन के साथ 2026 के बाद की जनगणना की जो शर्त संविधान में जोड़ी गई थी उसे हटाया जा रहा है। विवाद इसीलिए हुआ कि जो विधेयक पेश किया गया उसमें आबादी की परिभाषा बदल दी गई। पहले इसकी परिभाषा 1971 और 2001 की जनगणना के आधार पर तय की जा रही थी, उसे हटा दिया जा रहा है। अब कोई साल नहीं लिखा, किस साल की जनगणना सरकार चुनेगी या सरकार तय कर लेगी, संविधान में लिखा नहीं होगा। सरकार संसद में साधारण बहुमत से कानून बनाकर कह सकती है कि हम 2011 की जनगणना को ही आधार मानेंगे। इसलिए 131वां संशोधन विधेयक लेकर आई है, जिसमें एक साथ आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332, 334A में बदलाव की बात की गई है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्निकल बातों का जिक्र कर रहे हैं। 2024 में ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता था, लेकिन तब टेक्निकल बातों का सहारा किसने लिया? मोदी सरकार ने। इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया, जबकि जरूरत नहीं थी। विपक्ष तो सितंबर 2023 में ही कह रहा था परिसीमन की जरूरत नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। तब मोदी सरकार ने ही टेक्निकल बातों का सहारा लिया। अब वही प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से उन बड़े सवालों का जवाब विस्तार से मिला ही नहीं जिसे विपक्ष 15 अप्रैल से उठा रहा है। उन्होंने अपनी गारंटी दे दी, मगर यह नहीं कहा कि हम इसे ड्राफ्ट में शामिल करेंगे। इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज,
कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कहां से आया 850 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? केवल दक्षिण के राज्यों को इस बात की चिंता नहीं कि उनके प्रतिनिधित्व कम हो जाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, पंजाब भी है। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक भी ओडिशा के सांसदों से अपील कर रहे हैं कि ओडिशा की सीटें बढ़ेंगी मगर अनुपात में कम हो जाएंगी। इसका ओडिशा के सभी सांसदों को विरोध करना चाहिए। नवीन पटनायक ने राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जिन 6 राज्यों को नुकसान हो रहा है उसमें ओडिशा को सबसे ज्यादा हो रहा है। नई सीटों वाली संसद में ओडिशा के सांसदों का अनुपात 3.9% से घट जाएगा, 3.4% हो जाएगा। पंजाब में भी इसी बात को लेकर विरोध होने लगा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी बहुत जल्दबाजी में है ताकि जाति की जनगणना ना करनी पड़े। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम अगर हम ये गिन लें कि 70%, 80% से ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय, अगर हम उनको 66% मान लें तो इनकी आबादी कम से कम पिछड़ों की 33% होगी, आधी आबादी की जनसंख्या, जिनके हक की बात तो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्ग की 33% महिलाएं, उनको हक देना नहीं चाहते ये लोग, हक उनका छीनना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी ज़रूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। जाति की जनगणना की घोषणा लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए की गई थी। अब शायद इसकी जरूरत नहीं। हालांकि अमित शाह ने कहा कि जाति की जनगणना होगी। कानून मंत्री भी साफ कह रहे हैं कि SC ST के लिए सीटों के जो आवंटन होंगे उसके लिए 2011 की जनगणना काफी होगी। मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात कहीं नहीं है। 2011 की जनगणना में जाति की जनगणना की गई थी, उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत डिटेल में रिपोर्ट तो नहीं है, सिर्फ गिनती की गई। राहुल गांधी ने भी माना था कि उस समय यह डेटा जारी नहीं कर यूपीए ने गलती की। तो अब मोदी सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है? सरकार उसकी भी बात नहीं कर रही। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है, और वर्ष 25 में अधिसूचित
वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सबसे सलाह मशविरा किया गया, मगर इस बिल की यही आलोचना है और बड़ी आलोचना है कि ड्राफ्ट आने से पहले पब्लिक में इसे लेकर चर्चा नहीं हुई। जयराम रमेश ने लिखा है कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, मगर मांग नहीं मानी गई। लोकसभा में बहस चल रही है, महिला आरक्षण को ढाल बनाकर यह सब किया जा रहा है। महिला संगठन ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें आरक्षण देने के लिए परिसीमन की जरूरत नहीं और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण को ढाल बनाने की जरूरत नहीं। राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। पश्चिम बंगाल SIR में जिन लोगों ने एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की है, अगर मतदान के 2 दिन पहले यानी पहले चरण के मतदान 23 अप्रैल के पहले 21 अप्रैल तक उनके बारे में फैसला आ जाता है, उनका वोट सही पाया जाता है, तो वे इस चुनाव में वोट दे पाएंगे। जिनका 27 अप्रैल तक नाम क्लियर हो जाएगा, वे 29 अप्रैल को वोट डाल पाएंगे। बंगाल के मतदाताओं के लिए यह बहुत बड़ी जीत है, लेकिन तब भी यह साफ नहीं कि 21 अप्रैल या 27 अप्रैल तक 27 लाख मतदाताओं में से कितनों के नाम पर फैसला हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।